अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सी चैप्टर 9 उसका पार्ट 8 और लेक्चर 12 बन रहा है, इसके साथ हाजिर हूँ। अच्छा, लेक्चर 11 के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को देखा था। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो तरतीब मैंने वहाँ पे आपको बताई थी तो वो ये थी भाई, पहले ग्रेटर आ रहा था, उसके बाद ग्रेटर और इक्वल आ रहा था। तो वो मैंने बुक में वो जिस तरीके से दिया हुआ था वो उस तरतीब से मैंने उस स्लाइड के अंदर लिख दिया था, लेकिन वो उसमें बुक के अंदर थोड़ी मिस्टेक है। असल में तो ये लेस देन पहले आता है और लेस आर इक्वल उसके बाद आता है और फिर ग्रेटर और ग्रेटर आर इक्वल आता है। तो ये टर्बो सी का जो आपका इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप वो प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो उसकी हेल्प के अंदर ये चीज़ मौजूद है, वहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कि लेस जो है वो तरतीब के लिहाज से पहले आता है, लेस और लेस आर इक्वल, और ग्रेटर और इक्वल बाद में आता है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन आपने कर लेनी है। ये वही पिछले लेक्चर की स्लाइड यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो इसके अलावा बाकी जो इसकी तरतीब है रिलेशनल ऑपरेटर्स की वो अपनी जगह सही है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक आपने इसको करेक्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस प्लस सिंबल से जाहिर किया जाता है, डबल प्लस से, और इसी तरह जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको डबल माइनस से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं ये अपने ऑपरेंड की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करते हैं या एक डिक्रीमेंट करते हैं। मतलब ये कि अगर आप प्लस प्लस को यूज़ करेंगे तो ये अपने ऑपरेंड की वैल्यू में एक ऐड करेगा, और माइनस माइनस अगर आप यूज़ करेंगे तो अपने ऑपरेंड की वैल्यू से एक सब्ट्रैक्ट करेगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए ये यूनिटरी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं, यानी ये ऑपरेटर्स जो हैं ये एक ऑपरेंड के ऊपर एक्ट करते हैं। तो फिर इसमें एक चीज़ ये भी आपको देखनी पड़ेगी कि आप इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, यानी आप इनके ऑपरेंड से पहले आप इनको लिख रहे हैं या इनके ऑपरेंड से बाद में लिख रहे हैं। अगर आप इनको इनके ऑपरेंड से पहले लिखेंगे तो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर कहलाएंगे, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और अगर आप इनको इनके ऑपरेंड के बाद लिखेंगे तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। कैसे? मिसाल तौर पे आप प्लस प्लस एक्स लिख देते हैं तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होगा, और अगर आप एक्स प्लस प्लस लिख देते हैं तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है भी आपने पोस्ट प्रीफिक्स के तरीके से लिखा है, उससे ओवरऑल जब वो एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा, जब वो फार्मूला सॉल्व किया जाएगा तो उसके ओवरऑल रिजल्ट में फ़र्क पड़ जाता है। कैसे? अब यहाँ पे आप देखें कि ये एग्जांपल के अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मिसाल तौर पे वेरिएबल एक्स एक हमने लिया है तो उसकी वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो ये नीचे एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। अब इसमें हम प्लस प्लस ऑपरेटर को जो है वो प्रीफिक्स के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें इक्वल के राइट साइड पे आप देखें तो पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाएगी और उसके बाद वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको y में स्टोर किया जाएगा। मीन्स के x की वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी राइट साइड पे पहले, और उसके बाद उस 11 को जो है वो y में स्टोर किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। अब इसमें क्या है कि प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका है
वो पोस्ट फिक्स के तरीके से यूज़ किया जा रहा है। यानी अब इसमें ये किस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है कि पहले राइट साइड इक्वल के राइट साइड पे आप देखें x की वैल्यू पहले y के अंदर स्टोर की जाएगी और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा और x में स्टोर किया जाएगा। यानी पहले y इज इक्वल टू x होगा। y इज इक्वल टू x मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो पहले y के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी y में 10 स्टोर हो जाएगा और उसके बाद फिर x को इंक्रीमेंट किया जाएगा और x की वैल्यू 11 होगी। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर y की जो वैल्यू बनी है फाइनल वो 11 है, लेकिन नीचे वाले एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट को यूज़ कर रहे थे तो इसमें y की वैल्यू डिफरेंट है, यानी y की वैल्यू 10 है। तो ये ड्यूरिंग यूज़ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप प्री फिक्स यूज़ कर रहे हैं या पोस्ट फिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो फिर रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है भाई तरजीह देना किसी एक चीज़ को दूसरे के ऊपर। तो यानी जिस तरीके जैसे वो प्रेफरेंस का वर्ड होता है ना, तो ये उसी सेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस या हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, तो ये क्या होता है? ये असल में एक टॉप टू बॉटम ऑर्डर है। टॉप टू बॉटम एक तरतीब है। एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स दिए जा रहे हों, से सबसे पहले कौन सा होगा। तो यहाँ पे अब ख़ास तौर पे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिहाज से बताया जा रहा है। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस भी यही चीज़ होती है कि टॉप टू बॉटम ऑर्डर। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक टॉप टू बॉटम ऑर्डर होता है। जैसे वो आप देखते हैं कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर मेन फोल्डर होता है और उसके अंदर फिर एक सब फोल्डर हो सकता है और उस सब फोल्डर के अंदर फिर एक सब फोल्डर हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं कि फोल्डर हायरार्की है। अब यहाँ भी जो है ना ये ऑपरेटर्स की हायरार्की होगी, यानी टॉप टू बॉटम एक ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर जो है ये वैसे तो आप इसको देखें तो ये जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जैसे मैथ के अंदर होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को या पैरेंथेसिस को प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फिर एक्सपोनेंट या रेज टू द पावर और उसके बाद फिर डिवीजन और डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन। लेकिन यहाँ भी वैसे ये ऑर्डर उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आप देखें कि नंबर 1 पे क्या किया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही सॉल्व करना है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट को भी देखा जाएगा। यानी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में से लेफ़्ट साइड पे जो पहले आ रहा होगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा और जो राइट साइड पे होगा वो उसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी यही है कि उनमें से जो लेफ़्ट साइड पे आएगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। फिर पैरेंथेसिस का इसमें इसी तरह जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के पैरेंथेसिस अगर आ जाएं तो पहले पे पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा और पैरेंथेसिस के अंदर भी फिर लेफ़्ट टू राइट वाली तरतीब को सामने रखा जाएगा। और अगर पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस हों तो इनर मोस्ट जो पैरेंथेसिस हैं उनको पहले सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, यहाँ भी आप देखें कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स यही है कि वो जो मैंने अभी जिक्र किया है पिछली स्लाइड में कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जो ऑर्डर होगा
अगर एक तरह के ऑपरेटर एक ही लाइन में आ जाएं तो उनमें फिर पहले किसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ भी आप देखें कि सबसे पहले अगर आप टॉप टू बॉटम आप देखें तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, इंक्रीमेंट प्रीफिक्स है, फिर इसी तरह माइनस जो है वो पोस्ट फिक्स है, माइनस माइनस। तो फिर उसी तरह फिर यूनरी ऑपरेटर्स हैं, यूनरी में प्लस है, माइनस है, फिर इंक्रीमेंट प्रीफिक्स है, इसी तरह डिक्रीमेंट प्रीफिक्स है, फिर इसी तरह ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है ना ये तरतीब इस टेबल के अंदर शो की जा रही है। सबसे आखिर में जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। तो टॉप टू बॉटम को तो हम क्या कहेंगे, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। लेकिन अगर एक लाइन की बात करें, मिसाल तौर पे ये अगर यहाँ पे आप देखें कि एस्टेरिक और स्लैश और उसके बाद परसेंटेज है, तो सेम लाइन में मौजूद जो ऑपरेटर्स हैं एक ही ग्रुप से जिनका ताल्लुक है या एक ही टाइप से जिनका ताल्लुक है, तो उनमें फिर ये देखा जाता है भी लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, यानी मल्टीप्लाई को और उसके बाद स्लैश को और फिर परसेंटेज को सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, ये एक बेसिक टेबल है, यानी इसमें कुछ ऑपरेटर्स शो किए गए हैं उनके प्रेसिडेंस के लिहाज से और एसोसिएटिविटी के लिहाज से। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आगे एक स्लाइड होगी तो उसमें मैंने ज़्यादा इन डिटेल इनका प्रेसिडेंस ऑर्डर डिस्क्राइब किया है। तो पहले फ़िलहाल एग्जांपल्स आप देख लें। इन मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज सपोज कर लें कि y की 2 है और a की 3 है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है p इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 650 ओवर 800, तो इसमें उसी ऑर्डर के लिहाज से पहले पैरेंथेसिस को एवेलुएट किया जाएगा और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा तो फिर पैरेंथेसिस के बाहर अब देखें कि इक्वल के राइट साइड पे पैरेंथेसिस बाहर और कोई ऑपरेटर नहीं है, जस्ट एक मल्टीप्लाई है। तो इधर से जो पैरेंथेसिस के अंदर सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी उसको फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर फाइनली ये जो रिज़ल्ट है वो फिर p के अंदर स्टोर किया जाएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर प्रेसिडेंस ऑर्डर में आप देखें तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का जो ऑर्डर है तरतीब के लिहाज से वो आखिर में आता है। तो यही वजह है कि फिर इक्वल के राइट साइड से पहले सॉल्व किया जाता है एक्सप्रेशन को और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट बनता है उसको लेफ़्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है। इसी तरह आप देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल में x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस 2 है। तो अब आप इसमें देखें कि अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो यहाँ से 2 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ, तो वो 10 आ जाएगा और आखिर में फिर हम 4 को ऐड करेंगे। तो उसमें 4 को जब हम ऐड करेंगे तो वो फिर 14 आ जाएगा और 14 में से फिर हम 2 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो फाइनली फिर वो जो 12 है जो रिज़ल्ट हमारा है उसको हम x के अंदर स्टोर करेंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर ये एक्चुअली एग्जांपल नंबर 3 है, ये तो 2 लिखा गया है लेकिन ये एग्जांपल नंबर 3 है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे y एस्टेरिक इक्वल x इक्वल 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब इसमें आप देखें कि ये
एक असाइनमेंट ऑपरेटर है एस्टेरिक इक्वल। तो ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे आखिर में इसको सॉल्व किया जाना है। और ये अब देखें कि जो एस्टेरिक इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ओवरऑल प्रेसिडेंस के लिहाज से देखा जाए तो इसको लॉस में सॉल्व किया जाएगा। और इनके अंदर भी अगर एसोसिएटिविटी की बात की जाए तो सिंपल इक्वल पहले किया जाता है और फिर बाकी इनमें से जो ऑपरेटर्स आते हैं उनको एवेल्युएट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें भाई एस्टेरिक इक्वल भी है और इक्वल भी है, लेकिन इनमें से इक्वल को पहले सॉल्व किया जाएगा और एस्टेरिक इक्वल को बाद में किया जाएगा। तो देखें सबसे पहले तो ओवरऑल ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो पहले मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो ये 10 हो जाएगा। और 10 में फिर प्लस किया जाएगा 9 को तो ये 19 हो जाएगा। और 19 फिर y की क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो है वो 2 है तो यहाँ से 19 जो है वो इस इक्वल ऑपरेटर की वजह से x में स्टोर किया गया और उसके बाद एस्टेरिक इक्वल y आ रहा है तो वो जो 19 है के साथ मल्टीप्लाई होगा और फाइनल जो 38 आएगा वो y में स्टोर किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें एग्जांपल नंबर 4 है असल में ये। तो इसमें आप देखें भाई इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल यूज़ किया जा रहा है और इक्वल भी यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये 40 हो जाएगा, वो b में स्टोर की जाएगी। और फाइनली जो है ये जो 40 आया है हमारे पास उसको a के अंदर मौजूद वैल्यू में प्लस किया जाएगा क्योंकि a की जो इनिशियल वैल्यू है वो 3 है। तो 40 प्लस 3 करके 43 आएगा तो फाइनल वैल्यू ऑफ जो a होगी वो 43 होगी। तो ये इन एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरीके से समझना है और इसी तरीके से वो सम टाइम पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं या फिर एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि सपोज x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस एंड दिस और फिर उन वैल्यूज़ को आपको एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके आंसर बताना होता है। तो इसके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना बेहतर तरीके से ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स के इन डिटेल प्रेसिडेंस ऑर्डर बताया मैंने और इसमें एसोसिएटिविटी की यहाँ पे इस वजह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टॉप टू बॉटम मैंने सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे लिख दिया। तो वो जो पहला टेबल है जो कुछ 1-2 स्लाइड्स पहले मैंने आपको दिखाया है, इस टेबल की बात कर रहा हूँ। इसमें शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया। तो ओवरऑल सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे नहीं दिखाया गया। आपकी बुक में ही ये शॉर्ट फॉर्म मौजूद है वहाँ भी, लेकिन यहाँ मैंने इस स्लाइड के अंदर मैंने ओवरऑल ऑपरेटर्स के लिहाज से डिस्क्राइब कर दिया। तो अब आप देखें भाई, सबसे पहले अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू पुट हो रही है तो पहले उसको फंक्शन को कॉल किया जाएगा और वो वैल्यू पुट की जाएगी, उसके बाद बाकी ऑपरेटर्स को देखा जाएगा। फिर लॉजिकल नॉट आ जाता है। इसी तरह फिर यूनरी प्लस है, फिर यूनरी माइनस है, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद डिक्रीमेंट है, फिर मल्टीप्लाई है, डिवाइड एंड सो ऑन। ये आप ऑर्डर इसको देख लें। तो ये 25 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं और उनका ऑर्डर यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। आखिर में यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं।
कि सिंपल इक्वल जो है वो पहले आता है, फिर उसके बाद असाइन प्रोडक्ट है यानी स्टेरिक इक्वल है, फिर असाइन रिमाइंडर, इसी तरह असाइन सम वगैरह। तो ये ओवरऑल ये तरतीब है। तो इस सारे को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वरना वो एटलीस्ट जो बेसिक टेबल यहाँ पे पिछली स्लाइड में मैंने अभी आपको दिखाया, तो उसको तो याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुक के अंदर भी वही टेबल दिखाया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है कमेंट्स का। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कमेंट्स असल में ये होता है, प्रोग्राम लिखा है, कोई सोर्स कोड लिखा है, तो उसके अंदर बाद जगहों पे इस तरह होता है भी हम किसी स्टेटमेंट के साथ कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, कोई कम्प्लेक्स किस्म की स्टेटमेंट है तो उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन हम देना चाहते हैं ताकि दूसरे यूज़र्स या प्रोग्रामर्स उसको जब सोर्स कोड को पढ़ें तो में आसानी हो। तो इनको आप कमेंट्स कहते हैं। तो ये कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश आप यूज़ करते हैं दोनों तरफ, यानी सबसे पहले कमेंट्स जब आप लिखना शुरू करेंगे तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और उसके बाद कमेंट्स लिखेंगे और एंड पे फिर आप उनको क्लोज कर देंगे। इसी तरह फिर मल्टी लाइन कमेंट्स, एक से ज़्यादा लाइनों पे अगर आप ज़्यादा डिटेल में कमेंट्स देना चाहते हैं तो वो फिर मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और उसके बाद कमेंट्स और फिर जितनी लाइनों के बाद आपने उनको एंड करना है तो आखिर में फिर आप स्टैरिक और स्लैश दे देते हैं। एग्जांपल्स में आप देखें कि ये जैसे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है p इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स। तो इसके सामने हम कमेंट्स दे रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स परसेंटेज, कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दूसरी एग्जांपल के अंदर आप देखें तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट्स हैं। तो इन दो स्टेटमेंट्स की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हमने ये मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट किए हैं स्लैश स्टैरिक और उसके बाद ये एंड हम कर रहे हैं सेकंड स्कैन एफ वाली लाइन पे। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि कमेंट्स जो हैं कंपाइलर उनको प्रोसेस नहीं करता। मतलब जहाँ भी डबल फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा और उनके आगे आपने कुछ कमेंट्स दिए होंगे तो वो उसको समझ लेगा भाई आगे जो बाकायदा आगे जो कुछ लिखा हुआ है वो बाकायदा कोई कमांड नहीं है या स्टेटमेंट नहीं है, वो जस्ट कमेंट्स हैं। तो उनको वो प्रोसेस नहीं करता। तो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं ये कमेंट्स लाइन जो होती हैं। अच्छा, कमेंट्स लाइन तो यही है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी हम इनसे एक और एडवांटेज भी हम लेते हैं। वो इस तरह भाई हम जब एक प्रोग्राम को डिबग कर रहे होते हैं, उसमें से एरर्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो अगर प्रोग्राम बहुत ही लंबा या लेंथी है तो उसमें हम ये कर सकते हैं भाई, हम मिसाल के तौर पे कुछ लाइनों को प्रोग्राम का एक्चुअल जो सोर्स कोड है उसको हम कमेंट्स बना दें आर्जी तौर पे और कुछ लाइनें जो हैं उनको हम एग्जीक्यूट कहाँ हैं और उसके बाद जब उनमें से एरर्स हम निकाल दें तो फिर हम बाकी की लाइनों को जिनको हमने कमेंट्स बनाया था उनमें से कमेंट्स हटा के उनको प्रोसेस करवा लें। तो इससे फिर ये हमें एडवांटेज हो जाता है भाई, हम एक ही प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिबग कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डिबगिंग के दौरान आसानी हो जाती है हमारे लिए। लेकिन ये तो एक एडिशनल फैसिलिटी है जो कमेंट्स की मदद से हम ले सकते हैं। असल में कमेंट्स का यही काम है जो पहले मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, यानी जस्ट किसी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं।
तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ और ये एंड ऑफ चैप्टर 9 भी है।